नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आप अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे, उसमें मैंने आपको दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट बताया था सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस की जानकारी। और मैंने ये भी कहा था कि आने वाले वीडियोस भी हमारे यही होंगे। ठीक है, तो उसी के साथ आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ बीएचयू बीएससी मैथ्स और बायो के में पूछे जाने वाला एक कॉमन सब्जेक्ट केमिस्ट्री, उसके सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस के वीडियो के साथ आपके सामने आज मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज को लेके, जिसमें आपका बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, बीएससी एजी, बीएससी नर्सिंग, बीए आर्ट्स और सोशल, इसके रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया था पिछले साल। और इस साल भी हम लोग अपने ऑनलाइन क्लास को बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आने वाले हैं। और ऑनलाइन क्लासेस जिसमें आप लेक्चर्स पढ़ेंगे, उसके पहले जरूरी है कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसका आपको सिलेबस पता हो, आपको वेटेज पता हो, आपको ये पता हो कि किस उस चैप्टर के पर्टिकुलर किस एरिया से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो आपको एक पहले सिलेबस की अच्छे से नॉलेज होगी, तब आप बहुत अच्छा पढ़ सकेंगे। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेट सबका सिलेबस बताऊंगा। और हर एक चैप्टर का आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस भी लिखा है, मतलब किस साल 2019 से लेकर 2016 तक किस साल में उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, एग्जैक्ट डेटा मैं आपके सामने ये दिया हूं। ठीक है, तो इसको मैं इस पे बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि जो टोटल कितने क्वेश्चंस हर साल फिजिकल केमिस्ट्री से आए हैं। तो सबसे पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, देन मैं आपको इनऑर्गेनिक बताऊंगा, देन ऑर्गेनिक आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि 2019 में फिजिकल केमिस्ट्री से 18 क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मैंने बीएम लिखा है उसका मतलब बीएससी मैथ है, और जो मैंने बीबी लिखा है उसका मतलब क्या है, बीएससी बायो। बीएम मतलब बीएससी मैथ, बीबी मतलब बीएससी बायो। ठीक, अब 2019 में 18 क्वेश्चन, 2019 में बीएससी बायो में 16 क्वेश्चन, ऐसे 2018 में 20, 17, 2017 में बीएससी मैथ में 23 और बीएससी बायो में आपका 18 क्वेश्चन। तो अगर हम एवरेज देखें तो एक एवरेज अगर निकाला जाए तो 17 से 19 क्वेश्चन जो है वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं, वो चाहे बीएससी मैथ हो चाहे बीएससी बायो में। ठीक है, 50 क्वेश्चन में 17 से 19 क्वेश्चन जो है आपके वो फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। ठीक, तो मैं बात करूंगा कि ये 17 से 19 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में किस किस चैप्टर से कहां से आते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूं। देखिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट चाहे वो बीएससी मैथ हो चाहे बीएससी बायो, वो एक संजीवनी बूटी की तरीके से है कि अगर आपने बीएस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर आपने कुछ भी मिस्टेक्स किया, इसको आपने अगर लाइटली लिया तो आपका एंट्रेंस एग्जाम गड़बड़ ही होना है। खासकर बीएससी मैथ में जिसमें फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होती है केमिस्ट्री के साथ, वहां पर आपको केमिस्ट्री अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको महामना के बगिया में आना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री पे आपको फोकस ज्यादा होना चाहिए। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, उसका रीजन यही होता है क्योंकि टाइम जो होता है वो आपका लिमिटेड होता है। ठीक, आपका 2.5 घंटे का ही समय होता है, उसमें केमिस्ट्री आप जल्दी कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू मैथ और फिजिक्स, और आपका इजी भी होता है थोड़ा, और आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, केमिस्ट्री पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है उसका एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की मैं खासियत एक बता देता हूं आपको पहले ही, कि जैसे ये इन जनरल सबको पता होता है कि 12th का ही सिलेबस होता है। ठीक है, ये सबको पता है कि 11th और 12th में जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका एंट्रेंस एग्जाम का भी सिलेबस होता है। लेकिन मैं आपको स्पेशल क्या बताऊंगा कि हर एक चैप्टर में आपको बताऊंगा किस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ये किस एरिया से, मतलब चैप्टर में कहां से आए हुए हैं। ठीक है, उससे आपको एक पता चल जाएगा कि क्या चीजें एलिमिनेट करनी है मुझे पढ़ने समय और क्या चीजें एलिमिनेट नहीं करनी, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे ज्यादा समय देना है। ठीक है, तो चलिए फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल दोनों आता है, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन जो भी आएगा वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री से ही आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ समय वेस्ट करते हुए 1 बाय 1 चैप्टर्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में क्या आता है, मोल कॉन्सेप्ट में देखिए 1-2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे या नहीं भी दिखेंगे। उसका रीजन क्या होता है कि मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर होता है, इसको ये इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछता है सॉल्यूशन में। ये चैप्टर आपका सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है। ठीक है, कैसे
आपको बताता हूं, मोल कॉन्सेप्ट में जो आपको पढ़ने वाली चीजें वो दो हैं। एक तो होता है कंसंट्रेशन टर्म्स और दूसरा होता है आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो होता है वो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं, जिसके क्वेश्चंस भी आते हैं। और जो कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें आपका मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब आते हैं, उससे दो चीजें करता है, या तो वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल देगा आपको, ठीक है, या वो उस चीज का यूज जो है वो सॉल्यूशन में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें ही करा लेता है, ठीक। या तो कंसंट्रेशन टर्म के न्यूमेरिकल्स आएंगे, या कंसंट्रेशन टर्म्स को लेके एक क्वेश्चन बार बार बीएससी मैथ बायो सब में पूछा गया है, वो है आपका कि कंसंट्रेशन टर्म्स का जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है उसको लेके क्वेश्चन आता है, ठीक। तो मोल कॉन्सेप्ट में ये बात रही। दूसरा चैप्टर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आप मान के चल लीजिए आपके 2 से 4 क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। अब क्वेश्चंस कहां से आते हैं, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले स्टार्टिंग चैप्टर में जो आपका ये थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ये सब रिलेवेंट है, इसको तुरंत स्किप करते हुए सबसे पहले आप बोर मॉडल पढ़ेंगे। बोर मॉडल और उसके एप्लीकेशंस जो होते हैं जिसमें हम लोग रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी और वो सब क्या कहते हैं एनर्जी निकालते हैं, वो सब एप्लीकेशंस आपको आने चाहिए। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एक फार्मूला आता है E = hν/hc/λ, वो जो फार्मूला होता है उससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद आपका जो एक पेट क्वेश्चन मतलब आता ही आता क्वेश्चन है वो है आपका हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम से, जिसमें लाइमन, बार्मर, पाशन, पुफन, हम्फ्री ये सब सीरीज आती है। वो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में आती है आपके रिडबर्ग इक्वेशन, इसी हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम में, उससे भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं और आते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इसमें हमारा एक पोर्शन जिससे क्वेश्चन आना फिक्स होता है वो होता है आपका क्वांटम नंबर वाला पोर्शन, ठीक है। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पोर्शन आता है जिसमें आपका हाफ-वर्क प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, आपका उसी में आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब जो आते हैं जिसमें n+l रूल भी आता है। n+l रूल से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो एक ये वाला आपका पोर्शन हो गया। एक और आता है आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन होती है, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो ये कुल मिला के एटॉमिक स्ट्रक्चर का था कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इसमें लास्ट में आपके एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स इन सबके शेप, ऑर्बिटल, नोड्स, नोडल प्लेन इनके सबके बारे में थोड़ा जानकारी होती है। इसको भी आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर 4 क्वेश्चन आता है तो यहां तक सिलेबस आपका एक्सटेंड हो सकता है। नहीं 2-3 के लिए मैंने आपको बता ही दिया, मेनली क्वांटम नंबर और हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, ये दो आपके बहुत मतलब ये तो ऐसे हैं कि जान लीजिए कि आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है आपका गैसेस स्टेट, छोटा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। गैसेस स्टेट से आपके जो क्वेश्चंस है वो 1 से 2 आने के चांसेस हैं, ठीक। गैसेस स्टेट में आप क्या, सबसे पहली चीज है आपके जो गैस लॉज हैं जिसमें आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये सब आते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट है जिससे कई बार क्वेश्चन है वो आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ द डिफ्यूजन, ठीक, ये आपका एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है इसमें आपका फिर आता है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, जिसमें आपके स्पीड्स आप पढ़े होंगे वैसे कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सब पे इनके सबके रिलेशंस पे मतलब इनका जो फॉर्मूला होता है, आपस में कौन छोटा बड़ा होता है, इन सब पे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। अगला होता है इसमें आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से अगर मान लीजिए एक ही क्वेश्चन आता है गैस स्टेट से तो वहीं से आएगा, वो क्या है आपका रियल गैसेस के बारे में, जिसमें आप वॉन डेर वाल इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो आपका होता है ये आपका उसकी इक्वेशन एट हाई प्रेशर, लो प्रेशर पे क्या होगी, या उसमें वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स ए और बी होते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछेगा, ठीक है। तो वॉन डेर वाल तो मस्ट है आपको पढ़ना, वॉन डेर वाल और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी। अगला हम बात करें थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं या उनको टफ लगता है। इसका रीजन क्या होता है कि इसमें हम बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं उसको हम लोग नहीं क्लियर करते हैं। अपना बेसिक फंडामेंटल्स जब तक नहीं क्लियर होंगे थर्मोडायनामिक्स में, बेसिक जो डेफिनेशंस हैं अगर वो क्लियर नहीं होंगी तो आगे आप पढ़ते रहिए आपको नहीं समझ में आएगा और आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर बेसिक फंडामेंटल समझ गए तो पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाता है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स के सारे लेक्चर्स ऑलमोस्ट एक शायद छोड़कर 6 लेक्चर्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि चैप्टर जो होता है वो आपका पहली चीज तो आप इसमें एकदम स्टार्टिंग से और एंड तक पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं कि जैसे आप कोई टॉपिक सीधे वही पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका रिलेशन पिछले टॉपिक से होगा तो आप फंस जाएंगे। तो सीक्वेंशियल वे में पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल्स होते हैं जिसमें आपके बेसिक डेफिनेशंस आती हैं, एक्सटेंसिव
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसमें आपका स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस आते हैं जिसमें आपका आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सब बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, सब आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है आपका हीट और वर्क को लेके कॉन्सेप्ट आता है आपका, तो जिसमें आपको वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ से वर्क कैलकुलेट करने का और या अलग अलग प्रोसेसेस में जो फॉर्मूला आता है उससे वर्क कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, उसमें भी ग्राफ की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, इसको आप पढ़ने के बाद आप इसमें आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। फर्स्ट लॉ पढ़ लेते हैं तो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है जिससे क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। उसमें आपका वही है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस किसी प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस होने की जो क्राइटेरिया होती है तीन, उससे मतलब जिसमें आपका एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, तीनों को आपको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी डिटेल में पढ़िए, एक आध क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। यहां से आपको कॉन्सेप्चुअल मिलते हैं, थ्योरेटिकल मतलब आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि पूछेगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए क्या जरूरी है, चार ऑप्शंस दे देगा, उसमें कहेगा कि रैंडमनेस बढ़नी चाहिए, यूनिवर्स और उसकी यूनिवर्स की पूरी रैंडमनेस बढ़नी चाहिए, ऐसे से अलग अलग ऑप्शंस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्चुअल बनता ही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। और जो न्यूमेरिकल यहां से आता है वो आता है आपका कहां से, थर्मोकेमिस्ट्री से। थर्मोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन और आपका इसमें आता है बॉन्ड एनर्जी, इसमें से कोई एक न्यूमेरिकल जो है वो आपको वो देगा। ठीक है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें आपका वो भी होता है आपका क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये सब भी चीजें आती हैं। तो ऐसे कई मतलब टर्म्स आते हैं, डेफिनेशंस आती हैं, इनको आप क्लियर कर लेंगे तो आपका न्यूमेरिकल बनने की पूरे चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा सा बड़ा था, 3, 2, 4 क्वेश्चन कभी भी कुछ भी आ सकता है। अच्छा, मैं आपको ट्रेंड को लेके एक बात बता देना चाहता हूं। बीएचयू में ट्रेंड में एबनॉर्मलिटीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2016 में सिर्फ 9 क्वेश्चन आए थे बीएससी मैथ में। ठीक है, तो ट्रेंड जो है आपका मैं जो बता रहा हूं वो एक जनरल ट्रेंड है कि मतलब 4 सालों का एक जो एवरेज बताया जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी एग्जैक्ट मैंने क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि आप देख सकते हो कैसे वेरी करता है, कभी 4 क्वेश्चन आया तो कभी 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इस तरीके से एबनॉर्मलिटीज बहुत होती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, ये भी छोटा और प्यारा चैप्टर होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहली चीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन नहीं, वो सिर्फ टेंपरेचर पर ही डिपेंड करता है। इस बात से लेके कई बार क्वेश्चन आया है बीएससी मैथ में भी, बीएससी बायो में भी। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है आपका, KF/Kp, इस पे भी क्वेश्चन कई बार आए हैं। ठीक है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर साथ KP/Kc के रिलेशंस को लेके क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, आपके इस तरीके से भी आती है कि रिएक्शन से लिख देगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देगा, फिर उसको रिएक्शन को पलट देगा, किसी चीज से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर पूछेगा कि आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। इस पे भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। और लास्ट अगर कोई क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, एक क्वेश्चन अगर सिर्फ आने वाला होगा तो आपके कहां से आएगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल से आएगा। लिख के ले लीजिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल से ही क्वेश्चन आएगा। और हमारे ऑनलाइन क्लासेज में जो मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको, उसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल का बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन देखते ही आसानी सॉल्व कर लेंगे, वो सबसे इजी हो जाएगा। नहीं तो वाया अगर आप प्रिंसिपल के थ्रू चलते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ भी वही है कि बच्चे इसको डर के छोड़ देते हैं, जबकि सबसे इजी चैप्टर होता है ये। ठीक है, अगर इसमें सिस्टमैटिक पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें ब्रोंस्टेड-डोरी कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लुईस का क्या कॉन्सेप्ट था एसिड बेस को लेके, ये सब पहले बेसिक्स पढ़ना होता है क्योंकि एक क्वेश्चन एसिड बेस से आपके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर दूसरा जो इसमें चैप्टर वो आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो पार्ट आता है इसमें पीएच कैलकुलेशन को लेके आता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो हमारा आता है बफर सॉल्यूशन को लेके, तीसरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को लेके, चौथा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लेके। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और पीएच, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आने की संभावना 90% से ऊपर की है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से थोड़ा कम होती है, लेकिन अगर उसने 3 से 4 क्वेश्चन पूछना शुरू किया तो वो ऑलमोस्ट सबको कवर कर लेगा। अगर 2 क्वेश्चन पूछता है तो बफर सॉल्यूशन और पीएच, अगर एक पूछेगा तो पीएच आपको पूछेगा। ठीक है, ये बात होती है। अगला चैप्टर हमारा रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रिडॉक्स चैप्टर एक ऐसा चैप्टर होता है जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, पूरे केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर होता है, जिसमें आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, रिएक्शन बैलेंस करना, ये सब सीखते हैं।
हो सकता है डायरेक्ट इससे क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये है कि इस चैप्टर को आपको पढ़ना जरूर है अगर आपको थ्रू पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है। बात करूं अगर मैं रिडॉक्स में, तो रिडॉक्स में देखिए दो ही चीज आती है, एक ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं पहले बेसिक डेफिनेशंस आती है जिसमें आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये सब समझना बहुत जरूरी है। और फिर दूसरी चीज आती है आपकी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और रिएक्शन बैलेंस करना। ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट भी पूछ सकता है और इनडायरेक्ट पूछता है। इनडायरेक्ट कैसे पूछता है, वो पूछता है आपको ले जाके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू पूछता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर वहां निकालना आपको सीखना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको पढ़ना तो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज होता है रिएक्शन बैलेंस। रिएक्शन बैलेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आएगा तब भी पूरे केमिस्ट्री में रिएक्शन बैलेंस तो आपको करना ही करना, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो ये रहा रिडॉक्स का खेला। और मेरे ऑनलाइन क्लासेस मतलब हम लोग के जो लेक्चर्स होंगे मेरे लेक्चर्स में, उसमें आपका जो रिडॉक्स में अगर हम बात करें जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है मैं यहीं पर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आप तुरंत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। और रिडॉक्स पढ़ा भी जाता है ताकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत आपको हेल्प मिल सके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3-2 मतलब 2 से 4 क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चन और मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है आपका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 पार्ट्स में हम लोग इसमें बात करेंगे, एक तो आपका गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक पोर्शन पड़ गया, और दूसरा जो पोर्शन होता है आपका क्या होता है उसमें कंडक्टेंस वाला पोर्शन आता है, ठीक है। जो आपका सबसे पहले इसमें गैल्वेनिक सेल की बात करता हूं। गैल्वेनिक सेल में आपका सबसे पहले इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कैलकुलेशन से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा चीज आता है इसमें आपका कि आपको किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना होगा यूजिंग नस्ट इक्वेशन, ठीक है। नस्ट इक्वेशन आप लोग सुने ही होंगे, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। और आपका जो क्वेश्चन का एरिया होता है वो होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE सेल, ये आप लोग पढ़े होंगे, ये एक रिलेशन से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करता है कि आपको थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिक्स हो गया तो क्वेश्चन तो अच्छा ही बन जाएगा यहां से। अगला चीज जो होता है हमारा इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की बात करें, जिससे 2 क्वेश्चन पेट क्वेश्चन, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं से नहीं आया तो 2 क्वेश्चन देखिए क्या आएगा। एक आता है आपके फैराडेज लॉ को लेकर एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, जिसमें एक फार्मूला पढ़ना होता है और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो सिर्फ आप लॉ पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, ठीक है। एक फार्मूला होता है वो मैं आपको लेक्चर के दौरान बताऊंगा, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। एक तो फैराडेज लॉ से क्वेश्चन, और दूसरा जो है आपका वो आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन आता है। उसमें कहेगा कि बता देगा कि ये है, इसको मान लीजिए जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द CuSO4, अगर मैं इसको इलेक्ट्रोलाइज करता हूं यूजिंग द PT इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करके अगर मैं इसको इलेक्ट्रोलाइज करता हूं तो कैथोड एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, वो आपका एक आता है। तो फैराडेज लॉ से एक न्यूमेरिकल और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये 2 क्वेश्चन जो हैं अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कहीं से नहीं आया तो यहां से आएगा, ये फिक्स होता है, ठीक। बात करें अगर लास्ट पोर्शन की कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, जैसे हम लोग उसमें हम लोग रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ठीक है, उसमें कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और आपका उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन सब के फार्मूले के न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं। और इसके थोड़ा चांसेस कम भी है, लेकिन इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आता है, आ भी सकता है, वो क्या है, एक आपका खोलरास लॉ, ठीक है। खोलरास लॉ बहुत सिंपल होता है, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, खोलरास लॉ से। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और आता है कंडक्टेंस से, वो क्या करता है, आप लोग रेजिस्टेंस और आप क्या कहते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सेल कांस्टेंट, ठीक है, इन सब का रिलेशंस आपस में सब पढ़े होंगे, मोलर कंडक्टिविटी, सब रिलेशंस होते हैं आपस में, ठीक है। तो इनसे एक न्यूमेरिकल मिक्स, एक मतलब इन सारी चीजों को मिक्स करके एक न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो एक यहाँ होता है, ये मैं जो आपको बताता हूं मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम एरिया में कवर कर दे रहा हूं कि इतने से ही क्वेश्चन या तो आया है या तो आ सकता है, ठीक है। इररिलेवेंट को मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूं। बात करें अगर अगले चैप्टर की सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन चैप्टर जो होता है इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले चीज तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स को लेके मैंने मोल कांसेप्ट बोला था, वहां से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। या इसमें क्या, जो सॉल्यूशन चैप्टर सबसे पहली चीज आपको पढ़नी जरूरी है वो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना जरूरी है। अभी आपके 2019 में BSc मैथ में आइडियल सॉल्यूशन को लेके क्वेश्चन आया था। आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सबको लेके क्वेश्चन, जैसे डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस
आते हैं आपके। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है आपको वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ आता है, वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ की एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको सीखना जरूरी है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से सॉल्यूशन में अगर 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलता है, उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। एबनॉर्मलिटीज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम लोग क्वांट ऑफ फैक्टर आई इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में, ठीक है। और उसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस होता है। तो कुल मिला के पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ना बहुत जरूरी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका न्यूमेरिकल और दूसरा क्या देता है वो इस टाइप का देता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सॉल्यूशन हैव द मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, किसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसका भी एक सेट पैटर्न होता है करने का, वो आपको लेक्चर्स के दौरान कराए जाएंगे, तब आप आसानी से सीख सकते हैं। 2 ही क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे आने के चांसेस। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर वाले ही आर्टिकल में आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को लेके कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में देखा गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इजी भी बहुत होता है। अगला होता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या आता है, सॉलिड स्टेट देखिए टोटल इमेजिनेशन पे होता है आपका, टोटल इमेजिनेशन नहीं होता है लेकिन काफी कुछ इमेजिनेशन पे होता है, और इससे बहुत से लोग डरते हैं, मैं भी डरता था, लेकिन अब काफी कुछ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हूं, और लेक्चर आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, आपको फील भी आएगा, मैं पूरा फील कराने की कोशिश किया हूं लेक्चर में, ठीक। अब सॉलिड स्टेट में क्या है, सॉलिड स्टेट में सबसे पहली चीज जो है आपका इसमें यूनिट सेल के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसमें आपका क्यूबिक हो गया, क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, आप इसमें बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इन सब यूनिट सेल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें आपको ये पढ़ना जरूरी है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, इस पे क्वेश्चन कई बार आया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बीसीसी में कितने होंगे, एफसीसी में कितने होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगर हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सेल की मतलब यूनिट सेल की अगर बात कर लेते हैं, तो इसमें आता है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग से बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, वो सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है कि बताएगा क्या, बताइए कि क्लोज पैकिंग, एससीपी क्लोज पैकिंग में मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। तो यूनिट सेल पढ़ लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला पढ़ लेंगे क्लोज पैकिंग में, और तीसरा होता है आपका डिफेक्ट, ठीक है। डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, जिसमें फ्रैंकल और शॉर्टकट डिफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफेक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है आपका, ठीक। और अगला जो है आपका इसमें आपका रेडियस रेशियो पढ़ लीजिए, उससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस होता है। अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन देने लगेगा तो दे सकता है, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन में तो आपके डिफेक्ट्स और कोऑर्डिनेशन नंबर वाला पूछ लेगा, ठीक। और इसी में वाइड्स भी आते हैं, वाइड्स भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका आता है इसमें केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स भी आपका चैप्टर इजी होता है, जहां मान के चल लीजिए इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आने के, इसमें 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, और 3-4 मान के चल लीजिए आ सकते हैं आपके पेपर में। इसमें क्या होता है, चैप्टर बहुत इजी है, पढ़ लेंगे बहुत आसानी से कर लेंगे, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन आने के भी फिक्स ही पैटर्न है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका तो आ सकता है कि जैसे रेट लॉ और ऑर्डर को रिलेट करके एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स होते हैं। और एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि रेट लॉ लिख देगा और आपको कहेगा कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो रेट इतना होता है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाए तो रेट इतना होता है, तो पुराने रेट और नए रेट का रेशियो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। रेट कांस्टेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, उसकी यूनिट क्या होती है, उस पूछ लेता है कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ठीक है। अब इसमें आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पढ़ना जरूरी है, तो ऑर्डर में आपको जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको टी हाफ लाइफ, इससे क्वेश्चन आपके आते हैं, टी हाफ लाइफ की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है, जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। इसके अलावा इसमें केमिकल काइनेटिक्स में एक चीज याद रखिएगा कि यहीं पर रेडियो एक्टिविटी आती है, बहुत छोटा सा उसका कॉन्सेप्ट होता है, थोड़े जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब बीएससी मैथ और बीएससी मैथ दोनों को फिजिक्स पढ़ना ही है। फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत ही लोअर लेवल की रेडियो एक्टिविटी पूछता है, ठीक है। तो ऑर्डर, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट की यूनिट से लेके और इन सब चीजों को जो मैंने बताया, इनसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। और एक क्वेश्चन जो आपसे वो पूछता है और या पूछ सकता है, वो क्या होता है कि जैसे रेट कांस्टेंट जो होता है मेरा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, उसको हम लोग आर्हीनियस इक्वेशंस बताते हैं। ये चीज आपके यहाँ पर पूछता जरूर है आपका, ठीक है। आर्हीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी भी टर्म आ जाता है, तो वहां से रिलेट कर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो केमिकल काइनेटिक्स में आप ये समझ सकते हैं, अगर मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आएगा तो मैंने जितनी बात बोली हर से एक क्वेश्चन आप बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट
आपका चैप्टर आता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता रहा हूं ब्लाइंडली जो है आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी में जैसे दिया गया है, जितना दिया गया है उतना ही पढ़िएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा। सरफेस केमिस्ट्री में बात करूं तो 3 पोर्शन में चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन चैप्टर में आप फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिए, फ्रेंडलिच और लैंगमुइर एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म्स पढ़ लीजिए। ठीक, एक तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, यहां से वैसे कम ही बनता है। दूसरा आपका कैटलिस्ट से क्वेश्चन बनता ही बनता है, जिसमें होमोजेनस और हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा उसमें। ठीक है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस कैटलिस्ट से रिलेटेड 2019 में एक क्वेश्चन आया था आपके। ठीक, और अगला चीज आता है आपका जो लास्ट है, जिससे क्वेश्चन फिक्स है सरफेस में आना, क्योंकि कभी कभी 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है आपका लास्ट टॉपिक, वहां से आपका क्वेश्चन आते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपके एनसीईआरटी में एक टेबल बनी है टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम बताया है, टाइप ऑफ कोलाइड्स क्या है वो दिया, उसके एग्जांपल्स दिए हैं। तो जैसे कि मिल्क किस टाइप का कोलाइड्स है, ठीक है, तो इस टाइप का आता है, तो वो आप पढ़ेंगे। एनसीईआरटी टेबल बना, टेबल आप रट्टा मान लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका वहां से बन जाएगा। ठीक, बाकी उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ कोलाइड्स होते हैं, जिसमें आपका एसोसिएटेड कोलाइड मिसल फॉर्मेशन होता है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स क्या होती है वो आपको पढ़ना जरूरी है। कोआगुलेशन आता है, कोआगुलेशन से क्वेश्चन जरूर आता है, तो कोआगुलेशन वाली जो चीजें उसको क्लियर कर लीजिएगा। इमल्सन वाला जो फैक्टर होता है, इमल्सन वाला भी चीजें पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस समय थ्योरेटिकल होता है, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट से लेके केमिकल काइनेटिक्स तक सारे लेक्चर्स मैं पढ़ाऊंगा, और जो आपका सरफेस केमिस्ट्री है आपके रवि सर पढ़ाएंगे। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर। और बात होती है कि इसमें सर स्टडी मटेरियल क्या होगा, बुक्स क्या फॉलो करेंगे। देखिए इसमें क्या है, आपको अगर हमारे ऑनलाइन क्लास में आप पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, आपको थ्योरी की कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद से आप पढ़ते हैं तो देखिए इसमें आपको एनसीईआरटी जो है वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगी। थोड़ा हो सकता है कि थर्मोडायनेमिक्स में आपको कहीं जरूरत लगे या एटॉमिक स्ट्रक्चर में जरूरत लगे कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़नी चाहिए थ्योरी समझने के लिए, तो आप प्रदीप बुक आती है आपकी, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बुक अच्छी है आपकी। और अगर इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, तो जितना ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट होगा आपके लिए। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स लगाते हैं तो मेरे हिसाब से तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अब अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे होता है, हम कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक आप सिर्फ फॉलो करिए, लेकिन और जानना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूं, आप ओपी टंडन एक बुक आती है, बहुत सारे उसमें सॉल्व एग्जांपल्स हैं, आप उसको फॉलो करिए। ठीक, तो बुक के मामले में बस इतना है, लेकिन मेरी इतनी सलाह होगी कि जितनी नॉलेज आपकी स्पेसिफिक रहेगी उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बताया ही जाता हमेशा कि संजीवनी बूटी है, तो वो भी आप लोग नहीं छोड़ेंगे। तो ये था आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का। अब ऐसे में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताता हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ भी बताने से पहले मैं आप लोगों को एक क्या कह सकते हैं उसको, एक प्रिकॉशन मैं आपको बता देना चाहता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज अपने स्टडी मटेरियल को एकदम स्पेसिफिक कर लीजिए, एकदम स्पेसिफिक, और वो स्टडी मटेरियल है आपका एनसीईआरटी। ठीक है, और खासकर जितने भी ब्लॉक वाले हैं उनके लिए तो एकदम आपको उसको स्पेसिफिक कर देना है। आपको केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए एक्स्ट्रा बुक की आवश्यकता पड़ सकती है पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन और बाकी जितने भी ब्लॉक है इन सबको एनसीईआरटी तक एकदम स्पेसिफिक कर दीजिए, क्योंकि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक्स्ट्रा मटेरियल में गए तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आपको उसमें कंटेंट मिल जाएगा, आप पढ़ते पढ़ते रटते रटते परेशान हो जाएंगे, याद भी नहीं होगा और एग्जाम में आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला प्रिकॉशन, जैसे आप देखते होंगे सिगरेट या तंबाकू कुछ लीजिए पीछे लिखा रहता है ना इससे कैंसर होता है, ऐसे ही जान लीजिए अगर इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक, ऑन एन एवरेज मैं एक बात बता देता हूं कि कितने क्वेश्चंस आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। बीएससी मैथ में 15 से 16 क्वेश्चन और बीएससी बायो में 15 से 17 क्वेश्चंस आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा ट्रेंड एनालिसिस मैंने लिखा है, इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए जैसा आपका मन हो। आइए वन बाय वन मैं चैप्टर से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप जानते ही हैं कि पूरा नॉलेज लेना आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में। सबसे पहली चीज एसपीडीएफ चारों ब्लॉक जो एक क्या कहते हैं कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
वो याद रखिएगा। दूसरी चीज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आता ही क्या है, चार ही चीज है आपकी, एटॉमिक रेडियस, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आपके आते हैं जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर को सेट करने का आएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करिए। यही सब आपका मतलब पीरियोडिक जो ट्रेंड्स होते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के जो ट्रेंड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वही आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, वही आपके एक दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगला चैप्टर जो होता है केमिकल बॉन्डिंग। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पूरा दिल है वो इसी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आके बसता है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी जान है आपकी केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, आप जिसको कह सकते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो कहा जाता है, या कह लीजिए आप जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माई बाप हैं, वो सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग आप जितना अच्छा करेंगे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको उतनी अच्छी लगेगी। और खासकर हाइड्रोजन से लेकर जो डीएफ ब्लॉक तक आप पढ़ते हैं, अगर उसको आसान बनाना चाहते हैं, रटना कम चाहते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और इससे क्वेश्चंस आने की कोई कमी नहीं है। 4-5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं और आएंगे भी, ये भी श्योर है। स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं। 4-5 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो 110% है कि आपको किसी भी एग्जाम में मिलता है वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, दे देगा 2-4 का, उसका पूछ लेगा बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, sp3 टेट्राहेड्रल है या ट्राइगोनल प्लेनर क्या है, ये सब आपका पूछेगा ही पूछेगा। दूसरी चीज है इसमें आप जैसे हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो कुछ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ के कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे, डाइपोल मोमेंट, वेस्पर थ्योरी, आपको इन सब के कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर इसी में आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। हाइड्रेशन एनर्जी में जो सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं कि सॉल्युबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सेट करने के लिए आता है। उसमें जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको खासा ध्यान रखना पड़ता है, एक्सेप्शन से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, आयनिक बॉन्डिंग आती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं। आयनिक बॉन्डिंग में पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी के फिर वहां पर ऑर्डर सेट करने के लिए आता है। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग में कौन कौन से कंडीशंस फेवरेबल है, इस पे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। इसके बाद लास्ट होता है इसमें आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मोस्ट इंपोर्टेंट बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर से ही रिलेट कर जाता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, ये सब। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, उससे भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। वैसे तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हर एक चीज इंपॉर्टेंट, हर एक चीज आपको पढ़ना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए तो क्या होता है कि अगर मैं बात करूं ब्लॉक का, एसपीडीएफ ब्लॉक में, तो इसमें क्या होता है, सारे ब्लॉक में पढ़ते क्या हम लोग, सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और दूसरी चीज क्या करते हैं उसके कंपाउंड्स पढ़ते हैं। ठीक, जनरल प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ते हैं ना, अगर हमने केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ा हुआ है तब आपने इसमें जो जनरल प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो सारी जनरल प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आपको देख के पलटना रहेगा, सीधे आपको कंपाउंड पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बाकी आपको ब्लॉक में बस केवल एनोमलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, ठीक, मतलब हर एक ग्रुप में जो पहले एलिमेंट का एनोमलस बिहेवियर होता है वही आपको पढ़ना पड़ेगा बस। ठीक, उसके बाद सीधे कंपाउंड पढ़ेंगे और कंपाउंड वही जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया होगा, इधर उधर नहीं जाएंगे, एग्जैक्ट कंपाउंड में जितना लिखा है बस उतना रट्टा मार लीजिए और इधर उधर मत जाइए। बात करें अगर हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर की, तो हाइड्रोजन चैप्टर से वैसे क्वेश्चन नहीं आता है, आता भी है तो सिर्फ एक चीज आता है, क्या वो है आपका H2O2। H2O2 की रिएक्शन प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन से इतना पढ़ लीजिए, H2O2 से ही आपका क्वेश्चन आएगा और नहीं आएगा। बात करें इस ब्लॉक की, मैंने बता ही दिया कि बस केवल एनोमलस बिहेवियर पढ़ लीजिएगा, बाकी जो जनरल प्रॉपर्टीज वो ऑलरेडी आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग में कवर किए रहेंगे, और जितने भी कंपाउंड्स एनसीईआरटी में दिए गए एज इट इज रट्टा मार लीजिए, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन आना होगा तो वहीं से आ जाएगा, जनरली कम ही आता है। बात करें अगर हम लोग पी ब्लॉक की, पी ब्लॉक में ध्यान दीजिएगा आपका ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक चलता है, लेकिन आप लोग जो मेनली पढ़ेंगे वो आप 15 ग्रुप से लेके मतलब ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक पढ़ेंगे, जिसमें भी क्वेश्चन जो आपके ज्यादा आ रहे हैं वो आपके ग्रुप 16 से ग्रुप 18 के आते हैं, उसमें भी खासकर ग्रुप 16 हो गया, ग्रुप 18, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, बाकी ग्रुप 15 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो 15 से 18 जो आपके 12th के एनसीईआरटी में दिया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट, 11th में एनसीईआरटी में जो आपका पी ब्लॉक दिया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इससे पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चंस आपके काफी आते हैं, ठीक है। तो इसमें वही है, कंपाउंड पढ़िए, बाकी जनरल प्रॉपर्टीज आप पहले ही पढ़े रहेंगे, और कंपाउंड में जो भी जितना एनसीईआरटी में दिया गया उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक। अगला आता है डीएफ ब्लॉक। डीएफ ब्लॉक में देखिए इसमें भी कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है, बस आप KMnO4 K2Cr2OCl दो कंपाउंड अच्छे से पढ़ के जाइए, लेकिन उसमें सब कुछ पढ़ के जाइएगा। और आपको मैं ये भी बता देता हूं KMnO4 K2Cr2O7 जो है इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, मेरा ही लेक्चर है, उसको आप आसानी से वहां से देख सकते हैं, ठीक। तो वही एक दो क्वेश्चन वहीं से आता है इसमें, ठीक। और बाकी पी ब्लॉक से आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, 5 6 7 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 110% 6 में से जो 2 क्वेश्चन होगा वो आपके केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करता होता है, बाकी 4 प्योरली पी ब्लॉक के होंगे। उसमें भी वो स्ट्रक्चर से काफी कुछ पूछता है, जैसे पूछेगा कि पीपी लिंकेज किसमें होगा, एसएस लिंकेज किसमें एब्सेंट होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड से 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इस टाइप का होता है इसलिए। और ग्रुप 15 16 17 18 बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग के बाद आपके इनऑर्गेनिक में, एक तो पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है ही क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका कोऑर्डिनेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2018 में बीएससी मैथ वाले थोड़ा सा पेपर सेटर जो था उसका पता नहीं क्या कोऑर्डिनेशन से ऐसा गहरा प्रेम था कि 8 क्वेश्चन रख दिया उसने, ठीक है, 8 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से रख दिया। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप देखिए सबसे पहली चीज आपको उसका बेसिक्स पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसमें आपके मेटल क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सब जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। लिगेंड्स के बारे में अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कितने टाइप के लिगेंड्स होते हैं, उसमें एक हेक्साडेटेनेट लिगेंड होता है EDTA, ठीक है, EDTA। इसको आपका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ सकता है, जे मेंस में भी ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक। दूसरी चीज इसमें आती है IUPAC नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, यहां से आपका एक क्वेश्चन उठ सकता है। वो ये भी करता है कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देके ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगला आता है इसमें थ्योरीज आती है बॉन्डिंग में, थ्योरीज इन बॉन्डिंग, जिसमें आपका वर्नर थ्योरी, आपका इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है। वर्नर थ्योरी में आपको प्राइमरी सेकेंडरी बैलेंसी का पूरा नॉलेज होना चाहिए। VVT से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक क्या पक्का आपका क्वेश्चन क्या आएगा, वो आपसे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पूछेगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री का क्वेश्चन आना फिक्स है। उसी में आपका आता है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है हाई स्पिन है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं। उसमें पैरामैग्नेटिक क्या होगा, या उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल लेते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, उससे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं और आए हुए हैं, लगातार आए हुए हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट से तो आए हैं लगातार, ठीक। BVT जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे, CFT में जाएंगे, वहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है उससे क्वेश्चन CFSC से आपका क्वेश्चन आता है, उससे कैलकुलेशन करा लेते हैं या ऑर्डर सेट करा लेते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका कुछ एप्लीकेशन जो होता है कलर वलर में, वहां से आता है, और कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जनरल एप्लीकेशन तो जो एनसीईआरटी दिया गया है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री था, और पूरा जितना सिलेबस है सब पढ़िए, एक पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक हर चीज पढ़िए, कुछ भी छोड़ी छोड़ी मत कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। अब कोऑर्डिनेशन केमिकल बॉन्डिंग ये सब में छोड़ेंगे तो फिर बहुत पछता जाएंगे। सॉल्ट एनालिसिस और मेटलर्जी, दो ऐसे चैप्टर हैं जिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनको छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसा खास है नहीं इन चैप्टरों में, क्वेश्चंस भी इससे बहुत कम ही आते हैं। लेकिन मैं तभी बता दूं, सॉल्ट एनालिसिस में आधे घंटे का चैप्टर होता है। आप क्या करिए, जो कैटायंस आपको 6 ग्रुप में बांटे गए हैं कि इस ग्रुप में ये कैटायंस होंगे, उनमें ग्रुप रिएजेंट बताया जाता है, उतना पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट आपके सॉल्ट एनालिसिस के लिए। मेटलर्जी में अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ओर के बारे में पढ़ लीजिए, जैसे बॉक्साइट किसका ओर है, ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर से आता है, जिसमें अलग अलग मेथड होता है, जैसे उसमें आपका आता है कि हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है, उसमें मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, फोर्स फ्लोटेशन मेथड है, सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है, ये सब चीजें आती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर से रिलेटेड। दूसरा आपका रिफाइनिंग वाले से क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। रिफाइनिंग में जैसे क्या आता है कि
वेपर फेज रिफाइनिंग किसके लिए होता है, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, ठीक है, जैसे वेपर फेज रिफाइनिंग में मॉड प्रोसेस आता है, मॉड प्रोसेस किसके लिए होता है, ये सब चीजें कुल मिला के जो रिफाइनिंग वाला पोर्शन है एनसीईआरटी में दिया गया उतना पढ़ लीजिए। ठीक, वैसे मैं बता चुका हूं कि एनसीईआरटी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए माई बाप है। आप केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए दूसरी बुक प्रेफर कर सकते हैं जिसमें आप प्रदीप पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अगर एनसीईआरटी तक सीमित रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो ये था टोटल आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, ट्रेंड एनालिसिस, मटेरियल आप कहां से पढ़ेंगे। ठीक, आई थिंक मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस को। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है और ये टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज्यादा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पूरी सीक्वेंशियल होती है कि आप एक सीक्वेंस में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले अल्कोहल पढ़ लेंगे फिर जीओसी पढ़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा और कुछ आपको समझ में नहीं आएगा और सबसे बेकार और बोरिंग लगेगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही सीक्वेंशियल पढ़ने की जरूरत है। जिस सीक्वेंस में मैंने चैप्टर्स को लिखा है इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस मैंने पहले तरह टोटल प्रैक्टिस के ऊपर होता है। जितने आप इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जितना आप लगाएंगे उतने ही आप अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसमें इसके सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराता हूं। देखिए सबसे पहले चीज है कि ऑन एन एवरेज, देखिए ईयर वाइज चैप्टर वाइज मैंने लिख दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं टोटल मैंने लिख दिया है। तो अगर हम एवरेज बात करते हैं तो बीएससी मैथ में 16 से 18 क्वेश्चंस लगभग आते हैं 50 में, और बीएससी बायो में भी ऐसे लगभग 16 से 17 क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं वन बाय वन चैप्टर की। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो माई बाप है, जो इसकी जान है, जो इसका दिल है, वो जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म में जाके बसता है। कहां पर? जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप पढ़ लेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगेगी और नहीं पढ़ेंगे तो सबसे बेकार लगेगा। ठीक है, और एक चीज बता देता हूं, जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म की एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो आपके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता, हो सकता है आप बुक से ही पढ़ के खुद से समझ जाए, नहीं तो जो मैक्सिमम देखा जाता है एवरेज बच्चों में वो यही है कि ये कोई आपको अगर समझाएगा, गाइड करेगा, वो सबसे बेस्ट होता है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। खुद से पढ़ के समझ आप सकते हैं वो आपके मेंटल लेवल पे, लेकिन इसमें मैक्सिमम अगर कोई आपको गाइड करेगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके लिए आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है, बेसिक होता है, सब कुछ यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे उसका सब अप्लाई करते रहते हैं आगे के चैप्टर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीओसी में आप देख सकते हैं क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। बाकी एक बार पेपर सेटर का थोड़ा दिमाग घूम गया था तो 12 क्वेश्चंस उसने डाल दिया सीधे जीओसी से ही। जीओसी में क्वेश्चंस कहां से आते हैं? जीओसी देखिए आपका टोटल दो चीजें होती हैं इसमें। एक तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स पढ़ते हैं जिसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, तीन चीजें हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। और दूसरे पार्ट में इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। जो चीजें हम दो जगह देखते हैं, एक तो हम लोग एरोमेटिसिटी में देखते हैं और एसिड बेस केमिस्ट्री में देखते हैं। कुल मिलाकर इसके क्वेश्चंस कहां से आते हैं? इसके क्वेश्चन सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को लेके आते हैं, जो कि आप पेपर में बहुत ज्यादा देखे ही होंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेबिलिटी पे आते हैं, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल को लेके आते हैं। इनके स्टेबिलिटी में आपके रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, यही सारे इफेक्ट्स इसमें यूज होते हैं। मतलब आप वहां अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इनके स्टेबिलिटी आप निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें आपका एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आता है। एरोमेटिसिटी में क्या पूछेगा, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, हक्कल थ्रू ये सब पूछता है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक के मतलब जीओसी में आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री भी पढ़ना बहुत जरूरी। वो पूछता है कि बताइए कौन सा ऐसा है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम प्रेजेंट है। इस टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, तो थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन नॉलेज होनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रेजोनेंस का भी खेल आ जाता है, इस वजह से थोड़ा सा आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, तो उसको भी आपको देखना जरूरी है। और इसी में आपके जीओसी में ही इंक्लूडेड होता है हमारा आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म में सीधे स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपका इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कौन नहीं शो कर रहा है, उसी में कायरल कार्बन भी आता है, ठीक है। और फिर इसमें आपका आ जाता है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बाकी इसमें आपका इनैंसियोमर, डायस्टीरियोमर्स, रेसमाइजेशन, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करता है कि डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो आपका SN2 रिएक्शन में आपका रेसमाइजेशन और इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है, तो वहां पर वो उसको यूज कर ले जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से आते हैं। तो ये आपका हुआ टोटल जीओसी की चीजें। आगे आता है इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या, जितनी भी रिएक्शंस है सब आप यहीं पढ़ेंगे। जैसे इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो आपका एल्केन कवर हो जाएगा, ठीक है। एल्केन की रिएक्शन एक है वो कवर हो जाएगी आपकी। जैसे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका बेंजीन कवर हो जाएगा। बेंजीन में आपका उसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन ये सब आते हैं। अभी आपके रिसेंटली पेपर में ही सल्फोन आया था कि अगर इसके बेंजीन के सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, तो वहां पर आप बकायदा पूरे मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो बेंजीन चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा। थोड़ा छूट जाएगा क्या आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, वो आप बेंजीन चैप्टर में पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए एल्केन कवर हुआ, बेंजीन कवर हुआ। जैसे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने आएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका एल्किल हैलाइड, अल्कोहल दोनों कवर होने पे आ जाएगा, ठीक है। अल्कोहल भी कवर होगा। एल्किल हैलाइड में आपका जो 1 डिग्री होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की, तो वहां पर वो शो करने लगेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कैसे चैप्टर्स, मैंने क्या कहा था, ये चैप्टर आप मत देखिए कि इससे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, अरे ये चैप्टर पढ़ा जाता है इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इन सब चैप्टर इसमें आप जितना पढ़ेंगे सब यहाँ पर कवर होता जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि आपका एल्केन, आपका हैलोजन डेरिवेटिव और अल्कोहल सब कवर होता चला जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया आपने। फिर उसके बाद जैसे आप एलिमिनेशन आएंगे तो एलिमिनेशन में जो है आपका जो आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा वो आपका कवर हो जाएगा वहां पर, ठीक है। और ऐसे ही एलिमिनेशन में आप सबसे मेन पढ़ेंगे आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिससे एल्कीन बनता है। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जियोसिस लिंक को आप देख रहे हैं ना, जैसे आप नीचे आते जाएंगे ऊपर के कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होते जाएंगे, सारे सब कुछ सीक्वेंशियल होता है, ठीक है। ऐसे ही एडिशन रिएक्शन होता है जिसमें आपका न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आप एल्कीन में पढ़ लोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स में यूज हो जाता है। तो सब कुछ आपका इसी रिएक्शन मैकेनिज्म में छुपा होता है। बात करें अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबकी प्रिपरेशन, सबकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे एल्केन में सबसे, जैसे देखिए सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बात आऊं जिससे क्वेश्चन ज्यादा आता है वही मैं बता सकता हूं। बाकी जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में बताना बहुत आसान होता है कि आप इस चैप्टर में बस यही पढ़ लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं बता सकते। यहाँ पर एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन से लिंक्ड होती है, तो कैसे मैं कहूँ कि आपको बस यही पढ़ना है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में एक आता है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, जिसमें C1 यूनिट से एल्केन बनते हैं, C2 यूनिट से एसिटिलीन बनता है, C3 यूनिट से प्रोपाइन बनता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आपका पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाएगा आपके लिए। बाकी आप एल्कीन में तो बहुत सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं आपकी। एल्कीन में आपका मैं बताऊं आपको, मार्कोवनिक एडिशन, एंटी मार्कोवनिक एडिशन, आपका इसी में हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ओजोनोलिसिस की रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन की रिएक्शन जिसमें आप बेयर्स रिएजेंट यूज करते हो, ठीक है। तो बहुत सारी रिएक्शंस एल्कीन में, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस सब इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। आपके एल्केन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप जानते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फ-किर्चनर रिडक्शन, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से एल्काइन में भी इसी तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन और उसकी रिएक्शन पढ़ लीजिए, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे क्वेश्चंस कम आते हैं। बात करें अगर हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव की, देखिए पहले आप जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो इसमें एक तो हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आता है जिसमें बेंजीन है। बेंजीन में सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन उधर पढ़ लिए, तो इधर आप क्या पढ़ेंगे, FCR पढ़ लेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। उसके बाद आप तुरंत ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरफ चले जाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन विद कार्बोनिल्स हो गया, नाइट्राइल्स हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपको पढ़ना जरूरी है। कार्बोनिल्स के साथ उसकी रिएक्शन तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, तब आता है हम लोग का हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव में भी आपका
देखिए काफी कुछ आपका पहले ही कवर हो चुका रहेगा, कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं रहेगा, लेकिन तब भी मैं बताता हूँ जैसे इसमें बोरोडिन हुंसडीगर रिएक्शन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ लेना चाहिए। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ और एसीटोन के साथ एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। बाकी तो रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है और क्लोरोफॉर्म को वहां पढ़ लेगा। क्लोरोफॉर्म भी आपका कार्बेलेमीन या आइसोसाइनाइड टेस्ट में भी यूज होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप पढ़ोगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, ठीक। और इसके बाद हेलोजन डेरिवेटिव में आप बात करोगे तो ऐसा और कुछ उसमें ऐसा खास नहीं है आपका, ठीक। और इसमें अगर हम लोग आगे बात करते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में, देखिए आप जैसे अल्कोहल पे आओगे, जैसे भी इसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करोगे ना, तो आप देखोगे कि एल्कीन में आप जितना एल्कीन में आप पढ़ के आए हो वहां पर एल्कीन में मतलब जितनी रिएक्शन पढ़े रहोगे देखोगे अल्कोहल की सारी प्रिपरेशन आप ऑलमोस्ट कवर कर चुके होगे, ठीक है। इसमें कुछ रिएक्शंस हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर आपका अल्कोहल में आ जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस इसकी दो टाइप की होती है ना, आप लोग जानते होंगे, जिसमें एक OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, एक में ROH बॉन्ड क्लीवेज होता है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लुकास टेस्ट, आता है लुकास टेस्ट, और आपका यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट जो आप कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ते हो, लुकास टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, और यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट होती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वो बताया ही था कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो आता है, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर अरेंज करने के लिए आता है। फेनॉल में अगर हम लोग बात करते हैं तो फेनॉल की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, और फेनॉल की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, और इसमें साथ साथ इसकी रिएक्शन दो बहुत इंपॉर्टेंट है, रीमर टिमेन और दूसरा आपकी कोलबे, ठीक है, दो नेम्ड रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें ऐसे ईथर में तो अल्कोहल से हम लोग ईथर बनाते हैं, ईथर से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं हाइड्रोलिसिस करके, वो इसकी एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन HI के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ खास ऐसा नहीं है इसमें। ऐसे अगर हम लोग बात करें कार्बोनिल कंपाउंड्स की, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत हॉट टॉपिक होता है, काफी क्वेश्चंस इससे आते हैं, आप देख सकते हो 2 3 5 क्वेश्चन तक ही आ जाते हैं इससे। इसमें बहुत सारे नेम्ड रिएक्शंस है, एल्डोल, कैनिजारो, गटरमैन कोच रिएक्शन, फिर इसमें स्टीफन रिडक्शन, आपका रोजेनमुंड रिडक्शन, बहुत सारे नंबर ऑफ रिएक्शंस है। इसमें नंबर ऑफ टेस्ट भी आते हैं, जिसमें आपका सिफ्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, और सबसे क्वेश्चन आ सकता है क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फ-किर्चनर रिडक्शन, बहुत सारे हैं इसमें, मतलब ठीक है। तो ये हॉट टॉपिक है, सब कुछ पढ़िए, इसमें कुछ मत छोड़िएगा, जितना मैं बताया ये जनरली आप में काफी बार पूछा गया है, ठीक। ऐसे ही अगर इसमें हम अच्छा, हाँ रुकिए अभी बात, एक मिनट, एक और चीज डिस्कस करना था मैं, वो इसको बता देता हूं, उसका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से भी आपके एक दो क्वेश्चन दिख जाते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आप नाइट्रोबेंजीन पढ़ोगे, आप एनिलीन पढ़ोगे, आप क्या कहते हैं एलिफेटिक एमीन पढ़ोगे, ठीक है। और इसमें देखिए एक तो बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन यहां से आते हैं आपके पूरे एमीन चैप्टर से। दूसरा चीज है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर आप नाइट्रोबेंजीन बात करोगे तो वहां पर रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। एनिलीन में अगर आप बात करते हो तो एनिलीन में ही आपकी रिएक्शन आ जाती है, दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, एक कार्बेलेमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बेलेमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये दो मतलब नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक। और इसमें सबसे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है आपका डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। इससे आप बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत रिएक्शंस इसमें होती हैं, सैंडमेयर हो गया, इसी में आपकी गटरमैन रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और सब आप पढ़े रहो। इसी में कपलिंग रिएक्शन होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, अभी तक मैं जितना इसमें आपको चिल्ला के बताया हूं उसमें आप ध्यान दिए होंगे, मैंने बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन और बहुत सारे टेस्ट बोला हूं, बहुत सारे टेस्ट मैंने बोला, जिसमें लुकास टेस्ट, बेयर टेस्ट, आपका सिफ्ट टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, इतने टेस्ट बोला मैंने। और यही वो अलग से मैंने एक चैप्टर लिखा, ये अलग से नहीं है, ये इन्हीं का एक कलेक्शन होता है कि क्वेश्चंस बहुत आते हैं, नेम्ड रिएक्शन और टेस्ट से क्वेश्चन आना ही आना है। आज अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा और जब पेपर दीजिएगा तो उसके बाद वीडियो में कमेंट करिएगा कि सर आया था कि नहीं नेम्ड रिएक्शन और टेस्ट से, तो आपको तो खुद ही पता चल जाएगा। बाकी लास्ट के 3 चैप्टर्स आपके बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, तीनों आप
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बुक है उसमें आप लास्ट के 47 पेजेस जो हैं वो देखिएगा, जितना लिखा है उतना पढ़ लीजिएगा। बायोमोलिक्यूल्स बायो वालों के लिए काफी आसान हो जाता है, क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। रीजन है कि वो बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 47 पेजेस, रफली 47 पेजेस जो होंगे उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑलअबाउट आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। 16 से 18 क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल प्रैक्टिस पे बेस्ड होती है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन रहेगा। कॉपी एकदम घिस डालिए, मैकेनिज्म एक एक बना लीजिए, नहीं तो आप लोग यही कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये बॉन्ड किधर टूटेगा, रिएजेंट किधर लगेगा, इस सब में कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि बेसिक्स नहीं क्लियर होते, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देख के मत कुछ करिए, आप उसको एक एक को बनाइए, कॉपी पे लिखिए, बेंजीन बनाइए, खूब बेंजीन बनाइए, उसमें खूब बॉन्ड तोड़िए, तभी आपका अच्छा हो पाएगा। बुक की बात करते हैं तो पढ़ने के लिए आप सबसे पहले ये 2 चैप्टर्स पढ़ने के लिए आप प्रदीप हो गया, ये बुक प्रेफर कर सकते हैं जो 12th स्टैंडर्ड चलती है, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक एक आप प्रेफर कर सकते हैं। आपका ऐसे पाउलो वाई ब्रूस भी एक बुक आती है, वो भी बहुत स्टैंडर्ड बुक है, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। और मेरे सजेशन है कोई अगर आपको गाइड करे 2 चैप्टर तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक। बाकी 3 चैप्टर के लिए और आप प्रिफर करेंगे एनसीईआरटी बुक, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी बुक में जो आपकी 12th के एनसीईआरटी बुक है उसमें जो भी 4 चैप्टर फ्रॉम हेलो एल्केन से लेके एमीन तक एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दिए गए, एग्जांपल जितने क्वेश्चन दिए गए सब सॉल्व कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जितने कन्वर्जेंस दिए गए एक भी छोड़िएगा मत, निश्चित तौर पे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक। तो ये था ऑल अबाउट केमिस्ट्री के स्टडी मटेरियल, सिलेबस एंड ट्रेंड एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उससे मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलेगी। तो चलिए मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूं। चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे वीडियोस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।